गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। जीरो से हीरो की ओर होगा। बहुत दिन से कमेंट आ रहा है कि सर कम्पिटेटिव भी शुरू कर दिया जाए, कम्पिटेटिव भी शुरू कर दिया जाए। तो उन कम्पिटेटिव बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि सचमुच ये बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है ये कम्पिटेटिव के लिए भी है और बेसिक के लिए भी है, अर्थात जीरो से बहुत हाई लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई मिल रही है, आपको सिर्फ नेट खर्च हो रहा है। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की ओर। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश। आखिर इंग्लिश है क्या? तो जैसा कि पता है सबको, इंग्लिश क्या भाई? इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अर्थात दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। कल तक अगर हम जानते थे तो चाइनीज मंदारिन था, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि अब हमारा इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में 1 नंबर पे हो गया। वो चाइनीज मंदारिन जो है वो 2 नंबर पे हो गया। याद रखना है कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा इस मायने में क्योंकि अगर बहुत सारे कंट्री को एक प्लेटफॉर्म पे लाना हो, बहुत सारे देशों को हम अगर एक जगह किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करते हैं, तो वहाँ इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। क्लियर? तो एक तरह से आप इसको कह सकते हो इंग्लिश इज अ लिंकिंग लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? एक प्रकार की लिंकिंग भाषा भी है। इंग्लिश इज अ लिंकिंग लैंग्वेज। क्लियर? ये भी सही है। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल मतलब वैश्विक भाषा है, ये पूरी दुनिया की भाषा है। ठीक है, तो इंग्लिश के बारे में हमें इतना जानकारी रखना है कि इंग्लिश, हालांकि इतना तो सब जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा इसको कहा जाता है, लेकिन हम इसको ग्लोबल लैंग्वेज भी कहते हैं, लिंकिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। लिंकिंग लैंग्वेज क्यों? क्योंकि यह 2 अन्य जगहों को जोड़ने का भी काम करता है। अगर हमें कोई भाषा पता ना हो, अगर इंग्लिश पता हो, तो हम अपनी विचारों को उसके सामने रख सकते हैं और वो भी अपनी विचारों को हमारे सामने रख सकता है और हम समझ सकते हैं। क्लियर? सो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इन माई ओपिनियन आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन बातों में, तो मैं मिटा दूं। अब देखो भाई, इंग्लिश को मैं ये भी कहता हूँ, इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। इंग्लिश क्या है? बहुत सारी भाषाओं का मिक्सचर है। ये अब मिक्सचर कैसे है? मैं इसे मिक्सचर कहता हूँ। मिक्सचर मतलब मिश्रण होता है। तो इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, इवन संस्कृत से तो सब निकला हुआ ही आपको पता ही है। संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की माँ है। तो उन्हीं भाषाओं से ऑलमोस्ट दुनिया की जितनी भाषा है सबका जन्म हुआ है। जैसे आप कहोगे सर इंग्लिश में बताओ कैसे संस्कृत को आप फादर बता रहे हो, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे हम लोग जानते हैं पितृ। पितृ मतलब क्या होता है पता है आपको? पितृ मतलब पिता होता है, मातृ मतलब माता होता है। उसी से इंग्लिश में वर्ड बना है पिट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, पितृहंता, मातृहंता। तो वो कहाँ से आया भाई? वो तो वही जगह से, उसी जगह से, संस्कृत से ही आपका दिख रहा है कि वहाँ पे पैतृ होता तो यहाँ पे पिट्री हो गया। ठीक है, यहाँ मातृ है वहाँ पे मेट्री हो गया है। तो ऑलमोस्ट उसी को घुमा फिरा करके वो लिखने का काम करता है। और भाषाओं को मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे आप कहोगे सर हिंदी को दिखाइए किस तरह से इंग्लिश में है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जंगल जानते हो और इसको फॉरेस्ट भी लिखते हैं। फॉरेस्ट इसका एग्जैक्ट इंग्लिश है, लेकिन अब आप जंगल भी लिख सकते हो। जंगल तो हमारा हिंदी का शब्द है, लेकिन वो कहता नहीं, अगर आप जंगल लिखना चाहते हो तो आप स्वतंत्र हो। यू आर फ्री टू राइट द इन प्लेस ऑफ फॉरेस्ट यू कैन राइट जंगल। व्हाट्स द काउज? काउज इज दैट, कारण यह है कि वो अडॉप्ट कर रहा है हमारे हिंदी को अपने इंग्लिश में। जैसे भी हो हमें इंग्लिश पढ़ना है, उनका ये कहना है। तो यू कैन से दैट इंग्लिश इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड। अंग्रेजी जो है ना सभी क्षेत्र में क्या हो चुका है, एक तरह से आवश्यक हो चुका है। मैं नहीं कहता कि इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके बिना बहुत कुछ आप नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकते, और आप अपने आप को इन्फीरियर फील करोगे, तुच्छ लगेगा दूसरों के सामने अगर कोई इंग्लिश वाला बंदा मिल जाएगा तो। एनीवे, तो ये मिक्सचर भी है। जैसे मैं लिखता हूँ आई गो टू फॉरेस्ट, मैं जंगल जाता हूँ, तो आप उस जगह पे लिख सकते हो आई गो टू जंगल, आई गो टू जंगल। ये भी सही है आपका। तो बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण होने के कारण आप इसे कह सकते हो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। इंग्लिश जो है बहुत सारी भाषाओं का क्या भाई? मिश्रण है। चलो आगे। अब देखो इंग्लिश
के बाद यहाँ पे है ग्रामर। ग्रामर के बारे में ऑलमोस्ट सभी आदमी जानते हैं ग्रामर क्या है, तो हम लोग याद करते हैं ग्रामर इज द टाइप ऑफ बुक बाय व्हिच वी नो हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, हाउ टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। ओके, इज नोन एज इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर इज दैट टाइप ऑफ बुक, अर्थात ग्रामर उस प्रकार की किताब है जिसके पढ़ने से हमें शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आता है उसे। तो ये थोड़ा सा अजीब सा है कि ग्रामर पढ़ लेने से हमें बोलना भी आ जाएगा, उसके लिए अलग प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन वो एक परिभाषा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बात करते हो तो ग्रामर को हम कह सकते हैं एक नियम की किताब है। ग्रामर इज द बुक ऑफ रूल्स। ग्रामर इज द बुक ऑफ रूल्स, नियमों का एक किताब है कि इंग्लिश में किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, उन तमाम चीज़ों का संकलन किस में है, ग्रामर में। यू कैन से ग्रामर इज अ रूल और लॉ। ग्रामर एक प्रकार की नियम है, ग्रामर एक प्रकार का कानून है, इसके तहत ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब देखना है ग्रामर के अगर सबसे छोटे पार्ट की मैं बात करूं तो वो क्या पता है आप लोग को? सबसे छोटा यूनिट जिसको हम लोग लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं बंधु? अक्षर कहते हैं। अब मैं अगर पूछ दूँ व्हाट इज लेटर, देन व्हाट विल यू से? मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि अक्षर क्या है, अक्षर किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत सारे आदमी जानते होइएगा कि अक्षर ऐसे मूल शब्द को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, मतलब वो एक सबसे छोटा भाग है, उसको आप दो भागों में तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार मैं इंग्लिश में इसको कह सकता हूँ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नो प्रॉब्लम, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ smallest unit of English grammar। ये अंग्रेजी का जैसा आप ABCD लिखते हो ना भाई, ABCDE 26 है ये टोटल। तो क्या आप A को तोड़ सकते हो? क्या आप B को तोड़ सकते हो? क्या आप C को तोड़ सकते हो? क्या आप D को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते ना। ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, इससे छोटा इंग्लिश ग्रामर में कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार अगर आप हिंदी की बात करते हो तो उसमें आप जानते हो हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ से लेकर के अक्षत्रज्ञ यड़ जो भी है टोटल का टोटल वो सब अक्षर हो जाता है। अक्षर मतलब जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। आ जाओ, अब इन लेटर की मदद से ही क्या बनता बंधु? वर्ड बनता है। ठीक है, देखिए मैं बहुत नीचे से उठाया हूँ, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, वर्ड होता है। लेटर से ही क्या बनता है? वर्ड बनता है। मतलब आप कह सकते हो व्हाट इज वर्ड? तो वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स अ सेंस। वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स अ मीनिंग, यू कैन से। ओके, इट इज अ combination of letters which gives a meaning। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ये अक्षरों का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है, समूह है, which gives a meaning, जो कोई अर्थ देता है। अगर अर्थ नहीं देगा तो वो हमारा वर्ड नहीं होगा। एज पर एग्जाम्पल जैसे आप लिखते हो एप्पल, एप्पल का मतलब पता आपको सेब होता है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ATE, क्या कुछ होता है? ATE नहीं ना। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर पेन, जैसे आप जानते हो PEN होता है, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन मैं अगर लिख दूं P + N + E अर्थात PNE, यहाँ पे PEN था, यहाँ पे PNE, क्या ये कोई वर्ड हो गया? बिल्कुल नहीं, PNE कोई वर्ड नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो इसका अर्थ पता है आपको क्या होता है? कलम होता है। लेकिन मैं अगर इसका अर्थ पूछूं तो आप कहोगे नहीं सर इसका तो कोई अर्थ होता ही नहीं है। तो जब इसका कोई अर्थ नहीं होता है तो क्या अगर कोई लिख दिया PNE, ये वर्ड हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। इसका कोई अर्थ ही ना हो वो वर्ड हो ही नहीं सकता। मैं रब कर दो इसे। क्लियर ना? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड, देन यू हैव टू से दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स अ मीनिंग।
इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स अ मीनिंग। यह अक्षरों का एक ऐसा समूह है जिससे कोई अर्थ निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। आर यू ओके? एज पर एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे सर PEN पेन, पेन मतलब कलम, लेकिन PNE उसका कोई अर्थ होता ही नहीं है, इसलिए वो वर्ड नहीं है। इसी प्रकार फिर मैं आगे बढ़ता हूँ सेंटेंस की ओर। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? वाक्य होता है। अब जिस तरह से आपने लेटर का परिभाषा लगाया, उस तरह से सेंटेंस का भी परिभाषा लगा सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ सेंस, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ मीनिंग। यह शब्दों का ऐसा समूह है जो कोई अर्थ देता है। इसमें भी अगर अर्थ ना देता हो, सिस्टमेटिक अर्थ ना देता हो, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल वो राइट ना हो, तो वो आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यू कैन राइट व्हाट इज सेंटेंस। It is a group of words. It is a group of words which gives a meaning. Which gives a meaning. Meaning मतलब क्या? Which gives a proper meaning. ऐसे कह दो, which gives a proper meaning. ठीक है, वाजिब अर्थ देना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी निकाल दिया। तो इट गिव्स अ ग्रुप ऑफ इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या है? शब्दों का एक समूह है जो कि कैसा मीनिंग देता है भाई? तो प्रॉपर मीनिंग देता है। एज फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आई ईट अ मैंगो। आई ईट अ मैंगो। आई मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ भाई? आम खाता हूँ। तो इसका एग्जैक्ट अर्थ हुआ मैं आम खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ? मैं आम खाता हूँ, इसका एग्जैक्ट अर्थ हो गया। लेकिन अगर आप इसी को लिखते हो आई ए मैंगो इट, अब ये मैं एक आम खाता हूँ, ओके, तो क्या ये सही है? तो मैं कहूँगा ये सही नहीं है और ये सही है। अब फिर यहाँ पे आप फंसोगे नहीं, क्यों सर? इसका अर्थ भी तो ऑलमोस्ट आ ही रहा, मैं आम खाता हूँ, यहाँ पे मैं खाता हूँ आम, इस तरह से आप बोल रहे हो। लेकिन क्या दोनों ये सेंटेंस सही है? तो बिल्कुल सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है उसके बारे में हम लोग को जानना होगा जब हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेजी ग्रामर का रूल क्या है, किस तरह से वो सेंटेंस बनाने का काम करता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लेने का वो काम करता है। तो कहाँ पे सब्जेक्ट, कहाँ पर वर्ब, कहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को पहले अब सब्जेक्ट जानना होगा, वर्ब जानना होगा, ऑब्जेक्ट जानना होगा। बेसिकली आप ऐसे समझो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अगर है तो वो आपको एक करेक्ट सेंटेंस का फॉर्म होता है। अगर उस फॉर्म में नहीं है तो वो एक करेक्ट सेंटेंस के रूप में नहीं है। उस फॉर्म में दिखना चाहिए सेंटेंस को, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस फॉर्म में अगर आपका सेंटेंस दिखता है तो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो वो करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब ये बहुत बड़ी बात यहाँ होने वाली है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप इसे समझ लेते हो तो समझो इंग्लिश आपके लिए इजी होने वाला है। मिटाओ इसको। तो मैं यहीं से चर्चा करता हूँ, आई ईट अ मैंगो, यहीं से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। तो मैं आम खाता हूँ, इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है? देखो स्वाभाविक है, सब्जेक्ट कहाँ पे शुरू में आता है, तो ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। आगे मैं बताऊंगा कैसे पकड़ा जाता है। क्या खाते हो भाई आप? तो मैंगो खाते हो। तो मैंगो क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। और काम कौन कर रहा है? इट। तो इट क्या हो जाएगा आपका? वर्ब हो जाएगा। और ए क्या है? आर्टिकल है। ए आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब देखना है तो कैसे मैं सेंटेंस में पता लगाऊं कि ये सब्जेक्ट है, कैसे मैं सेंटेंस में पता लगाऊं कि ये ऑब्जेक्ट है। तो कर्ता सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करता है भाई, कर्ता, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय सब्जेक्ट? तो जो कोई काम करता है। तो मैं आम खाता हूँ, तो आम खाने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है बंधु? आई कर रहा है। और आई यहाँ खाने का काम कर रहा है, इसलिए आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो रहा है। अब मुझे देखना है कि आई क्या खाता है या किसको खाता है। क्या और किसको का जवाब अगर देगा तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और कौन और किसने का अगर जवाब देगा तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन आम खाता है? आई। किसने आम खाया? आई। अच्छा, अब आपको देखना है कि आई क्या खाता है? आम खाता है। या आई किसे खाता है, किसको खाता है? तो उसका जवाब भी क्या आएगा आपको? मैंगो आएगा। तो क्या और किसको का जवाब अगर आपको मिले तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कौन और किसने का जवाब अगर आपको मिले तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा।
तो शायद समझ में आया होगा। अगर आप हु का जवाब ढूंढते हो, किसका जवाब, हु का, जैसे आप कहते हो हु इट्स, कौन खाता है, तो कौन खाता है भाई, आई खाता है, इसलिए आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब हम कहेंगे व्हाट इट्स, क्या खाता है, तो क्या खाता है, मैंगो खाता है, तो मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो इट है ना, ये क्रिया है, इसे हम लोग वर्ब कहते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर, उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, वर्ब को भी। तो इट आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, याद रखेंगे। अब इसको पकड़ने का एक साधारण तरीका है, जनरली जो भी वर्ड है ना, कुछ को छोड़ करके हिंदी में आप जाओगे, खाना पीना उठना बैठना थूकना, सब में ना लगा हुआ ऑलमोस्ट। अब नाना को छोड़ करके, ठीक ना, और कान में नाक में जो सोना पहनते हैं हम लोग, जो रिंग लगाते हैं, उसको छोड़ करके ऑलमोस्ट जितना भी ना लगा हुआ सबका सब क्या है, क्रिया, वर्ब है। एट मतलब खाना, तो ये क्लियर हो गया, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। यह एक करेक्ट सेंटेंस है और प्रॉपर वे में है, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो रूप है उस नियम का ये पालन कर रहा है सेंटेंस। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ आई मैंगो एट, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वो ऑब्जेक्ट ले रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब ले रहा है, ये तो हमारा रूल कहता नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बताने वाला हूँ यहाँ पर, बेटा इसको देखो, हिंदी का जो रूल होता है ना, हिंदी का रूल चलता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें आता है। संस्कृत की अगर आप बात करते हो, संस्कृत की बात करते हो, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऐसे। और इंग्लिश की अगर आप बात करते हो, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ वन रूल को ये फॉलो करता है, और ये भी वन रूल को फॉलो करता है। इसके लिए देखो कितने सारे नियम, अर्थात संस्कृत में कुछ भी कह दो सब सही हो जाता है। अहम आम्रम खादामी, खादामी अहम आम्रम, आम्रम अहम खादामी, मतलब कुछ भी कहो संस्कृत में सही हो जाता है। लेकिन संस्कृत में भी सर्वाधिक सही क्या है, तो सर्वाधिक सही उसमें भी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये ज्यादा सही है, जो कि आपका हिंदी रूल अक्षरशः पालन करता है इसका, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्लियर। लेकिन इंग्लिश क्या कहता है, नहीं, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों का कोई जवाब नहीं है बंदो, ये ग्रामर का रूल है, हमें जानना है, ठीक है। इस पे कोई लॉजिक नहीं है कि इसमें ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही क्यों। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल क्या रखा है कि मुझे सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, जबकि हिंदी ग्रामर कहता है सब्जेक्ट के बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद मुझे वर्ब चाहिए, और संस्कृत कहता है जो कहना कह लो भाई, सब सही है। लेकिन सर्वाधिक सही, सर्वाधिक विद्वानों के द्वारा सही क्या माना गया है, तो सर्वाधिक विद्वानों के द्वारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब ही संस्कृत में भी सही माना गया है। आर यू ओके? एक सेंटेंस लिख करके मैं दिखाता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाए शायद आप लोगों को। इसे मैं लिखता हूँ, पहले संस्कृत लिखता हूँ। अहम आम्रम खादामी, हिंदी क्या कहता है, मैं आम खाता हूँ, और इंग्लिश क्या कहता है, आई ईट अ मैंगो। देखो, तीन भाषा का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, मैंने संस्कृत को उठाया, मैंने हिंदी को उठाया, मैंने इंग्लिश को उठाया, ठीक है। आप कहोगे कि आप संस्कृत क्यों ले रहे हो यहाँ पर, संस्कृत में इसलिए ले रहा हूँ कि संस्कृत से ही जन्म हुआ तमाम भाषाओं का, उससे मैच करना जरूरी है। तो अहम आम्रम खादामी, मैं आम खाता हूँ, अहम का हिंदी होता है मैं, आम्रम का आम, खादामी खाता हूँ, तो ये एडजेक्ट उसको अक्षरशः पालन कर लिया। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैं खाता हूँ आम, मैं खाता हूँ आम। तो आपने देखा संस्कृत के लिए है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, और हिंदी के लिए भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन अगर आप इंग्लिश में जाते हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की चर्चा होगी, है ना। तो बंधु याद रखना है कि इंग्लिश किस नियम को फॉलो करता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की भी चर्चा मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि किस तरह से आप पता करोगे किस तरह से आप पता करोगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट के लिए हमें चयन क्या करना है, हु, कौन, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या पूछोगे, व्हाट, ऑब्जेक्ट के लिए क्या पूछोगे, व्हाट।
तो हु से अगर आपका जवाब मिल जाए, आप प्रश्न करोगे हु से, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हु टीचेज, कौन पढ़ाता है, तो AK मिश्रा टीचेज। आशीष मिश्रा पढ़ाता, तो आशीष मिश्रा पढ़ाने का काम कर रहा है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब कहोगे कि व्हाट टीचेज, मतलब क्या पढ़ाता है, तो आई टीचेज इंग्लिश, मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो और वर्ब क्या, तो वर्ब टीच हो गया, जो होता है पढ़ाना, तो वो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो मुझे लगता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में कोई आपको परेशानी नहीं होगा। अब क्लियर हो गया होगा। अगर किसी सेंटेंस में आपसे कोई चयन करने के लिए भी कहे तो आप इजीली कर लोगे। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फंडा समझ में नहीं आएगा तो आप वॉइस में फंस जाओगे। क्लियर, आप डिग्री में फंस जाओगे, आप नरेशन में फंसोगे। ठीक है, जगह जगह फंसोगे। ट्रांसफॉर्मेशन में जितना 5 चीज़ आता है ना, सब जगह आप फंसने वाले हो। इसलिए बंधु, आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को एकदम क्लियर कर लो। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मैं 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप उसमें ढूंढ करके दिखाओ। जैसे मैंने लिखा, मोहन रीड्स मैथमेटिक्स, सोहन सिंग्स अ सॉन्ग, ओके, we read English, we read English। अब देखो, मैंने 3 सेंटेंस आपको दिया है, शायद कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। अब आपसे पूछना है, मोहन रीड्स मैथमेटिक्स, तो आप क्या पूछोगे, हु रीड्स मैथमेटिक्स। मोहन रीड्स मैथमेटिक्स, तो हु रीड्स मैथमेटिक्स, हु, कौन रीड कर रहा है मैथमेटिक्स, कौन कर रहा है बंधु, मोहन कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, व्हाट रीड, वह क्या पढ़ता भाई, तो वो मैथमेटिक्स पढ़ता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और रीड तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। उसी प्रकार सोहन सिंग्स ए सॉन्ग, तो हु सिंग्स अ सॉन्ग, कौन गीत गाता है भाई, तो कौन गीत गाने का काम कर रहा है, सोहन, इसलिए सोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। व्हाट सिंग्स, क्या गाता है, तो सॉन्ग गाता है, सॉन्ग मतलब गीत, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सिंग्स यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। ओके, वी रीड इंग्लिश, हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ता भाई, तो हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और पढ़ने का काम जो हो रहा है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो आई होप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तक आप लोगों को क्लियर हो गया। एक बार मैं रिवैक कर लूँ जल्दी से। मैंने आप लोगों को सबसे पहले ग्रामर के बारे में बताया, इंग्लिश के बारे में बताया, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। मैंने ये भी बताया कि पहले दुनिया में चाइनीज़ भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती थी, लेकिन अब चाइनीज़ नहीं रहा, अब इंग्लिश हो गया 1 नंबर पे। उसके बाद मैंने बताया कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेज, इंग्लिश बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। ठीक है, उसके बाद मैंने ग्रामर के बारे में बताया, व्हाट इज ग्रामर, तो ग्रामर इज ए रूल और लॉ। ग्रामर एक प्रकार की नियम है, कानून है, उसकी किताब है जिसमें हम नियम के अनुसार चलते हैं। मैंने उसमें लेटर का भी चर्चा किया कि व्हाट इज़ लेटर, तो लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। लेटर क्या है, ग्रामर का सबसे छोटा भाग है, जिसको आप खंड या टुकड़ों में नहीं बांट सकते हो। जैसे ABCD की बात करते हो, तो टोटल कितने लेटर्स हैं, टोटल 26 लेटर्स हैं। उसके बाद मैंने वर्ड की चर्चा किया, व्हाट इज़ वर्ड, वर्ड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ मीनिंग। वर्ड क्या है, बहुत सारे अक्षरों का एक समूह है जो एक अर्थ देता है। जैसे मैंने एप्पल को जोड़ के दिखाया, एप्पल एक वर्ड है, लेकिन मैंने वहीं पर पेन को दिखाया था, PEN, पेन मतलब कलम, लेकिन मैंने अगर लिख दिया PNE तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए वह कोई वर्ड नहीं है। क्लियर। फिर सेंटेंस की भी चर्चा मैंने किया, व्हाट इज सेंटेंस, तो सेंटेंस इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंग, शब्दों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, लेकिन अगर कोई कह देता आई मैंगो ईट, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के नियम का पालन नहीं करता है। और मैंने हिंदी और इंग्लिश को भी लेकर के बताया कि इंग्लिश संस्कृत में तमाम रूल चलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जो भी है सब कुछ उसमें आ जाएगा, सब सही है। लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा सही क्या है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो कि हिंदी उसको अक्षरशः पालन करता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन इंग्लिश का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब की चर्चा ये रही। तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढना है, तो आपको पूछना है काम, जो काम करता वो सब्जेक्ट होता है, सीधी सी बात है। काम करने वाले को ही हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, तो जो काम कर रहा है तो उससे मैं कैसे ढूंढूंगा, हु से ढूंढूंगा। कौन काम करता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो कौन पढ़ा रहा है, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, व्हाट, अगर व्हाट का जवाब अगर आपको मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और रही बात वर्ब के बारे में, तो वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया, रियल में वर्ब ऐसे समझो, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, जिससे करना या होना समझा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब। तो स्वाभाविक तौर पे सिंग, रीड जो भी है सब के सब आपके क्या है, ये वर्ब हो जाते हैं। और जिसके हिंदी अर्थ में ना लगा होता है, लेकिन नाना हो गया, सोना हो गया, कुछ कुछ ऐसे हैं जो नाउन का काम करते हैं रियल में, वो नाउन होता है लेकिन हम उसमें भी ना लगा होता है, तो उसे हम लोग वर्ब समझने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या नाना को आप वर्ब कहोगे? नहीं ना, नाना तो माँ के पिताजी को नाना कहते हैं बंधु, वो हमारा वर्ब कैसे हो सकता है, वो तो हमारा नाउन है। लेकिन वहीं पे अगर मैं नहाना की बात कर दूँ, खाना की बात कर दूँ, पीना की बात कर दूँ, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्लियर? तो अब अगले दिन जो है हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तक क्लियर कर लिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसे रिविजन करेंगे। बाय, टेक केयर।